दोस्तों, आज की कहानी है विधवा औरत के साथ गलत संबंध बनाने का नतीजा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इन दिनों मेरी सुपुत्री राज का मेलजोल अपने सहकर्मी रमन के साथ काफी बढ़ गया था। मेरी चिंता का विषय रमन का शादीशुदा होना है। राज एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। रमन सीनियर मैनेजर हैं। मेरी बेटी अपने काम में काफ़ी होशियार है, परंतु रमन के साथ उसकी नज़दीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी शोभा बेटी के पास न्यू जर्सी गई थी। अब वहां फ़ोन करके दोनों को क्या बताता, स्थिति का सामना मुझे स्वयं ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरा मुजफ्फरनगर में नया नया तबादला हुआ था। परिवार दिल्ली में ही छोड़ दिया था। वैसे भी शोभा उस समय गर्भवती थी। वरुण भी बहुत छोटा था और शोभा का अपना परिवार भी वहीं था। इसलिए मैंने उनको यहाँ लाना उचित नहीं समझा था। वैसे भी 2 साल बाद मुझे दोबारा पोस्टिंग मिल ही जानी थी। गांधी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया था मैंने। वहाँ से मेरा बैंक भी पास पड़ता था। पड़ोस में भी एक नया परिवार आया था। एक औरत और तीसरी या चौथी में पढ़ने वाले 2 जुड़वा लड़के। मेरे बैंक में काम करने वाले रमेश बाबू उसी मोहल्ले के रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वह औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उसका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह उस औरत को नौकरी मिली थी। पहले अपने ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने ही उनके तानों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना। विनय जी बड़ी चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती। जाते जाते रमेश बाबू यह बताना नहीं भूले थे, शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। सौजन्य हमें विरासत में मिला है और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। इन तीनों गुणों का हम पुरुष वर्ग पूरी जिम्मेदारी से जतन तब और भी करते थे जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहती हो। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने उसे अपने सौजन्य से अभिभूत कर दिया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा वह सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैंने पूछा। जी सर, मेरी चाबी कहीं गिर गई है। बच्चे आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप परेशान ना हो, आओ मेरे घर में आ जाओ। जी मेरा मतलब है आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जी मैं यहीं इंतज़ार कर लूँगी, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद रचना जी के घर की चाबी बन गई और मैं उनके घर में बैठकर चाय पी रहा था। आधे घंटे बाद उनके बच्चे भी आ गए। दोनों मेरे बेटे वरुण की ही उम्र के थे। पल भर में ही मैंने उनका दिल जीत लिया। जितना समय मैंने शायद अपने बेटे को नहीं दिया था, उससे कहीं ज़्यादा मैं अखिल और निखिल को देने लगा था। उनके साथ क्रिकेट खेलना, पढ़ाई में उनकी सहायता करना, परिवार को उन्हें लेकर मंडी की चाट खाने का तो जैसे नियम बन गया था। रचना जी अब रचना हो गई थी। अब किसी भी फैसले में रचना के लिए मेरी अनुमति महत्वपूर्ण हो गई थी। इसलिए मेरे समझाने पर उसने अपने दोनों बेटे को स्कूल के बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर भेज दिया था। सरकारी बैंक में काम हो न हो, हड़ताल तो होती ही रहती है। हमारे बैंक में भी 2 दिन की हड़ताल थी, इसलिए उस दिन मैं घर पर ही था। अमूमन छुट्टी के दिन मैं रचना के घर ही खाना खाता था, परंतु उस रोज बात कुछ अलग थी। घर में दोनों बच्चे नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रचना, अरे विनय जी, अब क्या आपको भी आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी? खाना खाकर दोनों टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा रचना कुछ असहज सी है। क्या हुआ रचना, तबीयत ठीक नहीं है? क्या कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। अपनी जगह से उठकर मैं उसका सिर दबाने लगा। सिर दबाते दबाते मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
हम किसी और ही दुनिया में खोने लगे। थोड़ी देर बाद रचना ने मना करने के लिए मुंह खोला तो मैंने आगे बढ़कर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद रचना ने आंखें नहीं खोली। मैं धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। कहीं कोई संकोच नहीं था। दोनों के बीच जैसे हमारे शरीर सालों से मिलना चाहते हों। दिल ने दिल की आवाज़ सुन ली थी, शरीर ने शरीर की भाषा पहचान ली थी। उसके कान के पास जाकर मैं धीरे से फुसफुसाया, प्लीज़ आंखें ना खोलना, तुम आज बंद आंखों में मैं समाया हूँ। न जाने कितनी देर हम दोनों एक दूसरों की बाहों में बंधे चुपचाप लेटे रहे। दोनों के बीच की खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मुँह से नाराज तो नहीं हो तुम नहीं, परंतु अपने आप से हूँ। आप शादीशुदा हैं और रचना, शोभा से मेरी शादी महज एक समझौता है जो हमारे परिवारों के बीच हुआ था, बस उसे ही निभा रहा हूँ। प्रेम क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना, परंतु विवाह, रचना, क्या 7 फेरे प्रेम को जन्म दे सकते हैं? 7 फेरों के बाद पति पत्नी के बीच सेक्स का होना तो तय है, परंतु प्रेम का नहीं। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? रचना, प्रेम शक्ति देता है, कमजोर नहीं करता। हाँ, वासना पछतावा उत्पन्न करती है। जिसे पुरुष से मैंने विवाह किया उसे केवल अपना शरीर दिया, परंतु मेरे दिल तक तो वह कभी पहुंच ही नहीं पाया। फिर जितने भी पुरुष मिले उनकी गंदी नज़रों से उन्हें मेरे दिल तक आने ही नहीं दिया, परंतु आपने मुझे एक शरीर से ज़्यादा एक इंसान समझा। इसलिए वह पुराना संस्कार जिसे अपने खून में पाला था कि विवाहेतर संबंध नहीं बनाना, आज टूट गया। शायद आज मैं समाज की सवारी में डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। अब समय आ गया था किसी एक नाव में उतर जाने का। रचना से मुझे वह मिला जो मुझे शोभा से कभी नहीं मिल पाया था, परंतु यह भी सत्य था कि जो मुझे शोभा के साथ रहने से मिलता वह मुझे रचना के साथ कभी नहीं मिल पाता, और वह था मेरे बच्चे और सामाजिक सम्मान। यह सब कुछ सोचकर मैंने तबादले के लिए आवेदन कर दिया। तुम दिल्ली जा रहे हो? रचना को पता चल गया था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी उससे यह बात छिपाने की। बोला, हाँ, वह जाना तो था ही और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, समझी? देखो रचना, मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ, पर तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, करता था, परंतु अब नहीं करते। तब मैं होश में नहीं था, अब हूँ। तुम कहते थे शोभा मान जाएगी, तुम मुझसे भी शादी करोगे। अब क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी के रहते क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या जो हमारे बीच था वह महज रचना? देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। तुम मुझे छोड़ने का निर्णय ले रहे हो, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम शायद मुझे बिना बताए ही चले जाते। क्या मेरे प्रेम को इतने सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें? मुझसे किसी तरह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मन भर जाने पर मुझे हाँ किया। जाओ, क्या कर लोगी? मैंने मजा किया तो क्या तुमने यही नहीं किया? पूरी कीमत चुकाई है मैंने। बताऊं तुम्हें कितना खर्च किया है मैंने? तुम्हारे ऊपर कितना नीचे गिर गया था, मैं कैसे बोल गया था, मैं वह सब। यह मैं भी जानता था कि रचना ने कभी खुद पर या अपने बच्चे पर ज़्यादा खर्च नहीं करने दिया था। उसके अकेलेपन को भरने का दिखावा करते करते मैंने उसी का फ़ायदा उठा लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगी तो कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वह किसी और लड़की के साथ ना करो। इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी ज़रूरी है। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया, उसके बाद रचना ने मुझ पर रेप का केस कर दिया। केस की बात सुनते ही शोभा और मेरे ससुराल वाले और परिवार वाले सभी मुजफ्फरनगर आ गए। मैंने रो रो कर शोभा से माफ़ी मांगी। अगर मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर तुमसे माफ़ी की उम्मीद करती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते? विनय, मैं एकदम चुप रहा।
क्या जवाब देता। चुप क्यों हो, बोलो। शायद नहीं। हाँ हाँ हाँ, यकीनन तुम मुझे माफ़ नहीं करती। पुरुष जब बेवफाई करता है तो समाज स्त्री से उसे माफ़ कर आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, परंतु जब यही गलती एक स्त्री से होती है तो समाज उसे कोई नाम दे डालता है। जिस स्त्री से मुझे नफरत होनी चाहिए थी, मुझे उस पर दया भी आ रही थी और गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस पुरुष दंभी समाज को चुनौती देने की कोशिश उसने ही की थी।